के अंदर आज कुछ हल्की हल्की इस सिलसिले में बात हुई है। मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा ना हवा दी है, ना मीडिया के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आई है। पाकिस्तान के अंदर कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स आए हुए हैं जो कि कुछ लग तो यही रहा है कि कुछ सीक्रेट मीटिंग्स पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जूलियट वैलेस नोएस जो हैं वो पहुंची हुई हैं पाकिस्तान के अंदर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स जो कि एलिजिबल हैं यूएस में माइग्रेशन करने के लिए। अफगान गवर्नमेंट बहुत दिनों से पाकिस्तान को कह रही थी, जिस वक्त से वो कह रहे थे कि भाई आप जो है हमको ना जाने दें पाकिस्तान से, और यूएसए के को भी वो जोर दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान हमको निकाल रहा है तो आप हमको लें, जिसमें कि यूएसए में काफ़ी जो हैं वो जलसे वगैरह भी निकाले गए। यूएस को कहा जा रहा है कि अब उनको लें। उस सिलसिले में ये मुलाकातें अब हो रही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा तो है कि हम रेफ्यूजीज और माइग्रेशन के इश्यूज को पाकिस्तान के साथ मिलकर हल करेंगे, और ये जो मिस नॉज है ये पॉइंट पर्सन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। इन दोनों के बीच में आज पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में यही बातें हुई हैं, और वो कहती हैं जी कि ना सिर्फ पाकिस्तान ऑफिशियल्स बल्कि जो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। हम कमिटेड हैं, यूएस कमिटेड है प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड और रीसेटलमेंट के लिए जो एलिजिबल अफगान्स हैं उनके लिए, और उनको हम यूएस में बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलके जो है प्रोसेस एक्सेलरेट किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में वो यहाँ पे, अब पाकिस्तान साइड से जब मीडिया ने पूछा कि भाई आपको इस सिलसिले में क्या कहना है, कि क्या वाकई मिस नोएज आई हुई है और उनके साथ आपकी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की है। तो लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज पीएमएलएन और पीएमएलक्यू के बीच में के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मुलाकातें हुई, और पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो पीएमएलक्यू के जो है हेड है चौधरी शुजात साहब, उनकी आज रेजिडेंस के ऊपर लाहौर में उन्होंने मुलाकातें की हैं, और नवाज शरीफ साहब भी थे इसमें। 15 साल में पहली बार वो उनसे मिल रहे हैं। 40 मिनट की ये मीटिंग रही नवाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ थे, और चौधरी साहब की तरफ से उनके जो हैं बच्चे चौधरी वजात, सालिक और शाफे वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि अब हम सीट शेयरिंग पे काम करेंगे। 2 नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की जाएगी और 3 पंजाब असम्बली में, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने उनकी हेल्थ के बारे में पूछा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट की है इमरान खान साहब की जो रिक्वेस्ट थी टू विड्रॉ अपील अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्डिक्ट अबाउट हिज डिस्क्वालिफिकेशन इन तोशा खाना केस। और अक्टूबर 28 लास्ट ईयर इमरान खान ने ये मूव किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेंस्ट दिस डिसीजन, और उन्होंने कहा था कि इसको विड्रॉ करें, और ये इन्होंने कहा था जनवरी 18, 2023 में। लेकिन वो कहते थे कि ये जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं ये पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट का डिसीजन देते हुए कहा, जो कि उन्होंने रिजर्व किया था सितंबर 13 को, कि मैं सारी पार्टियों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो है इसके ऊपर फैसला दूंगा। अक्टूबर 21, 2022 में ईसीपी के 5 मेंबर बेंच ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया था फॉल्स स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन देने के लिए, और जो है उस सिलसिले में इन्होंने अपील की थी, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया है। जेयूआईएफ के जो चीफ हैं माजिद भाई के बड़े जो है फेवरेट मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो एक रैली कर रहे थे लड़काना के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस होएं, लेकिन बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में होना चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं वो पहुंच सकें और वहां पे अपना वोट का हक दे सकें। अब इसके ऊपर पीपीपी जो है उसको बड़ी हैरत है। पीपीपी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं जी कि मौलाना साहब के इस बयान पे हम बड़ा हैरान है। उनकी गवर्नमेंट है केपी के अंदर, और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि उनका क्या मतलब है कि जी फीजिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। फीजिबल एनवायरनमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ही फीजिबल बनाना है, और लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे कुछ लोग, उन्होंने मौलाना साहब का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग शायद जो हैं पब्लिक का मैंडेट लेने से डर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो ना होए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनको जो पब्लिक का मैंडेट है उसको मानना ही पड़ेगा और पब्लिक के सामने आना ही पड़ेगा। इसलिए ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, इलेक्शंस वक्त के ऊपर होने चाहिए। आज जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने बेतहाशा बड़ा जो है फैसला किया, और ये बड़ा फैसला उन्होंने खुद जिगरा नहीं दिखाया। ये आईएमएफ की कंडीशंस थी जिसमें कि उनको कहा गया था कि जो आपने बेतहाशा सब्सिडीज दी हुई हैं और फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप बांटते फिरते हैं अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को,
उनको जो है आप खत्म करें। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि अब बिल्कुल कोई भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 एंड अबव से उनको नहीं दी जाएंगी। इन पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ से जो ऑफर पहले की जा रही थी, वो कहते हैं जी कि उसके बदले में इनको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे जो इनकी सैलरी में बढ़ा दिए जाएंगे। ये डिसीजन जो है इन इफेक्ट है फ्रॉम December 1 इस साल के, और इसका फैसला जो था कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने किया था October 26 को। आज इसके ऊपर बात करते हुए जो थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है उसने कहा कि ये सारा जो देते थे फ्री इलेक्ट्रिसिटी under modernization of free power units admissible to employees of WAPDA, former WAPDA companies, general power generation companies, transmission and dispatch companies, power IT companies, इन सब के जो employees हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स खुद से दो, गवर्नमेंट नहीं देगी। मतलब है देखो जरा अन्नी चुकी हुई है एक गरीब मुल्क दे विच कि जी तुहानू तुहाडे कोलों पैसे ही नहीं लेने हैं फ्री, असी हाँ फ्री जी, वाह जी वाह क्या बात है। मतलब है ये तो आपने किंगडम बनाई हुई है, शेखडम बल्कि बनाई हुई है। हिंदुस्तान के अंदर आज लोकसभा में बड़ी गर्मा गर्मी रही। उसकी वजह यह थी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनको सारे का सारा इल्जाम दिया कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर। आज ये बात कर रहे थे और डिबेट हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर, जो कि बाद में लोकसभा में पास भी किया गया। लेकिन जिस वक्त ये नेहरू साहब के ऊपर एतराज कर रहे थे तो अपोजिशन ने वॉकआउट किया था और जो है उनको इनकी बातें जो अच्छी नहीं लगी, जिसका बाद में फिर उन्होंने जवाब दिया। इसके ऊपर बात करते हुए अमित शाह साहब ने कहा कि नेहरू साहब ने ये जो कुछ भी किया था उसके ऊपर उनको बड़ा खेद था, यानी कि बड़ा अफसोस था। उन्होंने एक लेटर जो शेख अब्दुल्ला को लिखा था और वो लेटर जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी आर्काइव्स के अंदर है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसी की वजह से 70 ईयर से ये मसला जो है चलता आ रहा है। अलबत्ता मोदी गवर्नमेंट जो है उसने इनके साथ जो कुछ भी कश्मीर में किया उससे जो है बहुत सुधार आया। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, जिसमें कि इसको जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था और सब की तरह अब इनको भी डील किया जाएगा। इसके अलावा बिटवीन 2014 से 2023 में सिर्फ 2197 टेरर अटैक्स हुए हैं कंपेयर टू 7217 बिटवीन 2004 एंड 14 एंड 40,164 बिटवीन 1994 से 2004, जो कि 70% ड्रॉप इन टेररिज्म केसेस है। बाय 2026 जीरो टेरर प्लान जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, अमित शाह साहब का कहना था, क्योंकि वो कहते हैं जी कि 2024 में भी बीजेपी जीत के आएगी। जिस बात का जिक्र कर रहे थे ये और जिसके ऊपर ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया वो ये था, उन्होंने कहा जी कि नेहरू साहब अगर 1948 का सीज फायर सिर्फ 3 दिन के लिए डिले कर जाते तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता। उन्होंने जो लेटर लिखा था अब्दुल्ला को, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जो जा रहा हूं एक अच्छे फेथ में ये डिसीजन कर रहा हूं ताकि सीज फायर होए, लेकिन ये चीजें प्रॉपरली बैठी नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक की, यानी कि नेहरू साहब ने अब्दुल्ला साहब को कहा कि मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक की, तो अगर ये मिस्टेक्स नेहरू साहब ना करते तो पूरे का पूरा कश्मीर आज हमारे पास होता। इसके ऊपर अपोजिशन भड़क गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इंडिया के पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने तो पाकिस्तान को के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को यह कहा था कि हम तुमको कश्मीर दे सकते हैं अगर तुम हिंदुस्तान को हैदराबाद दे दो। तो नेहरू जो हैं उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट जो थी कश्मीर की, उसकी वजह से आज कश्मीर हमारे साथ है। तो आप नेहरू को कैसे जो है इसके ऊपर कंडेम कर सकते हैं जी। बड़ी आज मारामारी चली फिर ठीक है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर साइक्लोन मिचंग आ गया है, जिसकी की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके रनवेज जो हैं उन तक के अंदर बेतहाशा पानी आ गया है, नी हाई वाटर है, हर जगह पे क्लॉग्ड है और लोगों के घरों में बिजनेसेस में आ गया है। यहां तक कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ताइवान का जो फॉक्सकॉन है और पेगाट्रॉन का, एप्पल का जो आईफोन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये सब के सब जो है शट डाउन कर दिए गए हैं टेम्पररीली। मैन्युफैक्चरिंग
जो यूनिट्स हैं मेजर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स जो हैं चेन्नई के अंदर, वो सब के सब बंद किए गए हैं। इतनी बेताशा यहाँ पे बारिश हो रही है और पावर आउटरेज है। और यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने कहा है कि भाई आप लोग घरों के अंदर रहें, बाहर अननेसेसरीली ना निकलें। और एक हाई अलर्ट पे हैं दोनों ही स्टेट्स। थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं उनको निकाला गया है और फिशरमैन जो हैं उनको, यानी मछेरे, उनको कहा गया है कि बिला वजह आप जाके मच्छी पकड़ने के लिए मत जाओ समुद्रों में। आज यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बैंक सब क्लोज रहे और लग रहा है कि अगले भी कुछ दिन जो हैं ये क्लोज रहेंगे। और उसमें काफ़ी डेथ्स भी की भी रिपोर्ट आ रही है। तो भाई अल्लाह खैर करे, जो है इट्स नॉट रियली गुड साइन। और जनाब शाहरुख खान साहब ने आज एक अनदर सेशन किया आस्क SRK, और उसके अंदर कुछ लोग उनसे भड़क गए हैं जी। कुछ लोगों ने तो बड़ा प्यार दिखाया और कुछ लोगों ने बड़े भड़क गए। वो कहते हैं जी कि शाहरुख खान साहब, आपकी ये जो बकवास घटिया किस्म की 2 फिल्में थी, पठान और जवान, इसका सारे का सारा इसको चलाने का सेहरा जो है आपकी बड़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट PR टीम जो है उसके ऊपर है कि उन्होंने आपकी ये 2 बैड फिल्म्स की भी इतनी जबरदस्त PR की कि वो ये चली। तो आपको लगता है कि आपकी यही वाली PR टीम आपकी ये जो बकवास फिल्म डंकी है उसको भी सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर बना सकेगी? तो किंग खान तो जो है वो भड़क गए इसके ऊपर। उन्होंने कहा वैसे तो नॉर्मली मैं इस तरह के जो आपकी तरह के अमेजिंगली इंटेलिजेंट लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आंसर नहीं करता, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग एन एक्सेप्शन। और मैं जो है अपनी PR टीम को बताने वाला हूं कि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसलिए मैं उनको कहूंगा कि वो आपको गोल्डन मेडिसिन भेजें ताकि आप जो है बेटर फील करें। ठीक है जी। और जनाब बहुत अरसे से जो फैंस थे वो अक्षय कुमार साहब को कहते थे कि अक्षय कुमार साहब बैक टू बैक फिल्में मत लाया करो, इसीलिए आपकी फिल्में जो हैं वो हो जाती हैं फ्लॉप और वो चलती नहीं है। जैसे कि आपकी फिल्म आई थी बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, ये सब की सब जो हैं ये रही थी फ्लॉप। तो आप 6-6 महीने का गैप दिया करो, हर 6 महीने के बाद अपनी एक फिल्म जो है वो किया करो, रिलीज किया करो। तो अब लग रहा है कि जैसे अक्षय कुमार साहब ने अपने फैंस की बात सुन ली है और अब इनकी जो फिल्म थी जिसका कि बड़ा ही लोगों को इंतजार था, बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें कि इनके साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, वो अब ये रिलीज करेंगे अप्रैल 2025 में, एग्जैक्टली 6 मंथ्स आफ्टर मिशन रानीगंज। तो अब यानी कि साल में इनकी सिर्फ 2 ही फिल्में आया करेंगी। और वो कहते हैं कि जी ये जो क्लस्टर वाकई हो जाता था जैसे कि 2022 में हुआ था, तो फिल्में जो थी वो फिर सही नहीं चली थी, उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया था, तो अब ये हर 6 महीने के बाद एक फिल्म लेकर आएंगे। टाइम मैगजीन ने आज जो टॉप सेंसेशन है टेलर स्विफ्ट, 33 ईयर्स की हैं, उनको पर्सन ऑफ ईयर फॉर 2023 कहा है। उन्होंने कहा जी कि इनको बेतहाशा सक्सेस मिली है और उनका जो अब कवर है उसके ऊपर टेलर स्विफ्ट आपको नजर आ सकती हैं। वो कहते हैं जी कि इनका एरस टूर जो था बेइंतहा जो है सक्सेसफुल गया था और उसके बाद इनका जो अब कॉन्सर्ट फिल्म है इनकी जो उसके ऊपर भी लोगों के बड़े रेव रिव्यूज आए हैं, तो उसकी वजह से इससे पहले स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप आर्टिस्ट ऑफ 2023 का भी क्राउन इन्होंने जीता था। और इस साल जो है 2023 में यानी कि मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट थी टेलर स्विफ्ट। She has become billionaire. Just to let you know. She has become ਬਾਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ PR ਕਰੀਏ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PR ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। No, she has become billionaire now. I know she's a billionaire of course भाईजान, जाहिर है। और जनाब PCB ने आज दिया अपडेट हमारे जो मुन्ने मियां हैं, पेसर हमारे नसीम शाह, उनके ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि उनकी हेल्थ अब बेटर है। आपको पता ही है कि इनका शोल्डर इंजर हो गया था एशिया कप के बीच में और राइट आर्म बॉलर हैं लेकिन बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। और फिर ये अपनी सर्जरी कराने के लिए UK में अक्टूबर में गए थे और आज PCB ने कहा कि ये अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन हैं और ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में आज नजर आए। वो कहते हैं जी कि ये सर्जरी के लिए जब UK 2 महीने में रिहेबिलिटेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए थे तो PCB ने इनके सारे मेडिकल कॉस्ट उठाए थे और अब एक पूरी एक्सपर्ट मेडिकल टीम है जो इनके साथ काम कर रही है। आज देखा गया कि ये लाइट जिम एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे और हल्की हल्की बॉलिंग की भी एक्सरसाइज इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है और ये कल से बैटिंग की प्रैक्टिस भी अब शुरू करेंगे। और जनाब PCB ने बेइंतहा जबरदस्त अपनी तरफ से एक डील बनाई है शहीद बेनजीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी के लिए ताकि पेशावर के अंदर विमेंस क्रिकेट जो है इसको प्रमोट किया जा सके। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि KP के अंदर हम विमेन क्रिकेट जो है उसका टैलेंट टैप करना चाहते हैं और इस रीजन के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा टाई अप हुआ है उसकी वजह से उसका जो ग्राउंड है PCB यूज करेगा और फिर यहाँ पे हौले हौले क्रिकेट अकेडमी
भी बनाने की कोशिश की जाएगी विमेन क्रिकेट के लिए, ताकि औरतें जो हैं वो भी इस खेल में हिस्सा ले सकें। इंडिया के जो बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं जाडेजा, जिनको कि आपको पता ही है रोप इन किया गया था अफगानिस्तान ने की टीम के लिए, और अफगानिस्तान ने अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने जो परफॉर्मेंस भी दिखाई थी, और आपको पता ही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को हराया था ओडीआई के जो चल रहा था हिंदुस्तान में उसके अंदर। उस सिलसिले में आज इनसे एक सवाल किया गया जाडेजा साहब से। उन्होंने कहा जी कि सर क्या आप पाकिस्तान की भी कोचिंग करोगे? तो ये हंस पड़े, उन्होंने कहा जी आई एम रेडी। अब ये मजाक था कि मजाक नहीं था, बहरहाल जी लोग जो है बड़ा अब हैरान हो रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं आई एम रेडी। वो कहते हैं जी कि मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने अफगान्स को सिखाया, और मुझे पता है कि पाकिस्तान की टीम भी समवट लाइक दिस थी पहले, कि एक दूसरे के साथ ये बात कर सकते थे, एक दूसरे के मुंह पे इनकी गलतियां बता सकते थे। अब मुझे पता नहीं है कि माहौल कैसा है, लेकिन मैं इनको कोच करने को तैयार हूं। वाओ, अब ये मजाक है कि क्या? क्योंकि हंस रहे थे ये। मजाक नहीं था, सीरियस था। अच्छा चलो ठीक है। एंड जनाब लायनल मेसी 36 years old and he has been selected as the Times Athlete of the Year for 2023, और इनकी भी तस्वीर जो है मैगजीन के कवर पे डाली जाएगी। आपको पता ही है कि उन्होंने बेशुमार जो हैं वो ट्रॉफीज जीती हैं, और जो वर्ल्ड फुटबॉल है उसके अंदर बड़ी इनकी जो है देन है। और ये जो फुटबॉल को लेकर आए थे यूएसए के अंदर ही, जब से इन्होंने ज्वाइन किया है इंटर मियामी को, तो उसके लिए इनको बड़ा सलाम पेश किया गया। ये जो इंटरव्यू टाइम मैगजीन ने इनसे लिया है उसके अंदर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की कि इन्होंने एफसी बार्सिलोना जो है उसको क्यों छोड़ा, और सऊदी अरेबिया की जो बहुत ही स्टनिंग किस्म की जो इनको ऑफर थी और प्रपोजल था उसको भी इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, क्यों किया, उसके ऊपर सारी इन्होंने बातें की हैं। तो अब जब ये आएगा मैगजीन तो आप पढ़ सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, बहुत सारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंटरनेशनल फेडरेशंस के, स्पोर्ट्स फेडरेशंस के और नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ जो हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के, उन्होंने आज आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक और जो कमेटी है उसको कहा है कि भाई रशिया और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से आउट मत करें। 2024 में जो पेरिस गेम्स हो रही हैं कि पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके अंदर अंडर न्यूट्रल फ्लैग इनको आप खेलने दें। और जो एथलीट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी कहा जी कि हमको इस इशू के ऊपर क्लैरिटी चाहिए। आईओसी ने कहा जी कि हम अपनी फाइनल रूलिंग जो है वो आपको बाद में देंगे जिस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। तो आज लोगों ने पूछा कि भाई वो अप्रोप्रिएट टाइम कभी आ रहा है, क्योंकि समर में ये गेम्स होंगी तो हमको पता चलना चाहिए कि क्या आप उनको खेलने देंगे या नहीं, ताकि वो लड़के लड़कियां जो हैं तैयारी शुरू करें।